यादें ज़िंदगी का खूबसूरत सरमाया है। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब। मलिक ज़ादा साहब, आपका हम अपने स्टूडियो में खैर मक़दम करते हैं। मलिक ज़ादा साहब, गुज़श्ता दिनों में आपकी खुदनविश्त रक़्स शरर पढ़ रहा था। कई क़िस्तों में मैंने वो पूरी किताब पढ़ी, तो आपकी किताब ने मेरी मुश्किल यूँ भी आसान कर दी कि मैंने देखा कि 9-10 साल का एक बच्चा गोरखपुर की सरज़मीन पर, सड़कों पर वो बस्ता अपने कंधे पर डालकर आगे बढ़ता हुआ और धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज और गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और वहाँ से होते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी, और फिर पूरी दुनिया के मुशायरे उसने कंडक्ट किए, अपना कलाम सुनाया और दुनिया ने उसे एक कामयाब नाज़िम, एक मुनफरिद अदीब की हैसियत से पहचाना। आप हैं प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब। मलिक ज़ादा साहब, आपको मैंने माजी के कुछ इशारे मैंने फ़राहम कर दिए, कैसा? माजी के सिलसिले में आपने एक शेर पढ़ा, लेकिन एक दूसरा शेर भी है जी, इनायत कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, ये भी कहा गया है। लेकिन माजी बहरहाल मुस्तक़बिल को तामीर करता है और आदमी माजी से निकल करके हाल में आता है और मुस्तक़बिल की जानिब अपना सफ़र करता है। तो आपने जैसे गोरखपुर का मिसाल के तौर पर तज़किरा किया जी, जाहिर है कि गोरखपुर में कोई ख़ास कशिश ज़रूर है, इसलिए कि रियाज़ खैराबादी ने अपने दौर में ये कहा था कि वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें गुजरी है, बहुत हसरत से लब पर जिक्र गोरखपुर आता है। क्या कह? या एक दूसरा शेर उन्होंने कहा था कि हम अपने खूने तमन्ना से सींच आए हैं, हम अपने खूने तमन्ना से सींच आए हैं, हंसी लगाएं मंगा कर हिलाए गोरखपुर। क्या बात है। तो वो माजी जो मेरा बचपन था वो भी गोरखपुर में गुजरा, और वो अय्याम कि जिसमें खूने तमन्ना से सींचना था वो भी गोरखपुर में गुजरा। और मेरी तालीम जहाँ तक कॉलेज और स्कूल का ताल्लुक़ है तकरीबन मुकम्मल तौर पर, यूँ तो बाद में मैंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से, मैंने सबसे पहला MA जो था वो तारीख़ में किया था। जी जी। वो गोरखपुर में सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज था जो आगरा यूनिवर्सिटी से मुल्हिक था, तो वहाँ से किया था। उसके बाद मैंने फिर अंग्रेज़ी अदबियात में आगरा यूनिवर्सिटी से किया, और कुछ दिनों के बाद उर्दू अदबियात में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। तो कई शहरों से मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं। और ज़ाहिर है आपका बराह रास्त ऐसे उदबा से ताल्लुक़ रहा है और आपने एक पूरा ज़माना देखा है। तो एक तो वो पहलू था आज़ादी से पहले का, और आज़ादी के बाद उर्दू की सूरत हाल जो हुई, तो आप इस सिलसिले में ज़रा। ये तो आपको मालूम है और सब जानते हैं कि आज़ादी के पहले तसव्वुर ये था कि हिंदुस्तान की ज़बान हिंदुस्तानी होगी जी, जो उर्दू गांधी जी ने ख़त में लिखी बिल्कुल जाएगी। इसका नज़रिया पेश किया था। लेकिन अब ये बात भी दोहराने के लिए सभी लोग जानते हैं कि एक वोट से हिंदी के हक़ में फ़ैसला हो गया। उस फैसले को उर्दू वालों ने कबूल भी कर लिया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हिंदी हमारे मुल्क की ज़बान है, उसको भी हमने कबूल कर लिया। लेकिन उर्दू हमारे मुल्क की भी ज़बान है और हमारी मादरी ज़बान भी है, तो उसको जो हुकूक मिलने चाहिए वो शायद आज़ादी के बाद इतने नहीं मिल सके कि जिससे उर्दू वालों के जज्ब शौक़ को आसूदगी होती। बिल्कुल कौमी ज़बानों में तो तस्लीम किया गया है उर्दू को जी, कि हिंदुस्तान की जो कौमी ज़बानें हैं उसमें उर्दू भी है। मुख्तलिफ़ ज़बानों के इलाक़े मुतय्यन हुए हैं, लेकिन उर्दू का कोई इलाक़ा मुतय्यन नहीं किया गया। इसके लिए तकरीबन 20-22 लाख दस्तखत अंजुमन तरक्की उर्दू ने करवा कर सदर जमहूरिया की खिदमत में उस वक्त डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने पेश किया था। इस तरह से दीगर ज़बानों को उनके इलाक़े मुतय्यन किए गए हैं। जी जी। इसलिए उर्दू को उत्तर प्रदेश और दिल्ली को उर्दू का इलाक़ा बनाया जाए। जी, वो एक महज़र था जिसमें तकरीबन 22-25 लाख लोगों के दस्तखत थे। वो एक तारीख़ी महज़र था जिसको ज़ाकिर साहब ने पेश किया था सदर जमहूरिया के पास। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस पर कोई अमल नहीं हो सका और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ज़बान उर्दू के हवाले से कोई पेशरफ्त उस मसले के ऊपर नहीं हुई। जी जी। उसके बाद भी सूरत हाल मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ
अपने मफाद के लिए इलेक्शन के कबल ये ऐलान करती रही कि अगर हम जीत जाएंगे तो उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी ज़बान बनाएंगे। जी जी। मगर ये मसला भी तातुल में पड़ता रहा, यहाँ तक कि बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू करार जगन्नाथ मिश्रा के ज़माने में उर्दू बना दी गई। बिल्कुल। फिर उर्दू राब्ता कमेटी की तहरीक तो नहीं अभी शुरू की गई थी, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को हम लोगों ने लखनऊ एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया और उनको मीर उर्दू का खिताब दिया गया। उसमें हम लोगों का मुतालबा ये था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए, इसलिए कि उसका वादा कांग्रेस ने अपने मंशूर में भी किया था। दिल्ली में तो बड़ा एक जलसा हुआ। मतलब ये है कि हम लोगों ने तकरीबन 5 किस्तों में एक हफ्ता और 10 दिन का दौरा किया और एक दिन में 3 तकरीरें हम लोगों ने की 3 शहरों में। बाई रोड हम लोग चल रहे थे कार से, और एक तकरीर जैसे यहाँ हुई और एक कुछ करीब के शहर में, फिर शाम वहाँ गुजारी। तो उससे एक बेदारी पैदा हुई, अच्छे खासी बेदारी आवाम में पैदा हुई। लेकिन सब के सब चले गए थे, वापस चले गए थे, और हम लोगों ने इनकार भी किया। कुछ ओहदे हम लोगों को दिए गए, लेकिन इब्तिदा में हम लोगों ने उससे इनकार किया। बहरहाल फिर बना दिया गया, कानून बना करके इसको बना दिया गया, असेंबली में बिल पास करके। अब जब पास करके बना दिया गया तो चाहिए ये था तहरीक चलाने के लिए कि हम लोगों को ओहदा फिर भी नहीं कबूल करना चाहिए जी था। जी। इसलिए कि तलवार से बचा तो लगे गुल से कट गया। बिल्कुल। लेकिन हमने ओहदे कबूल कर लिए। अकेडमी का मैं सदर बनाया गया और फखरुद्दीन अली अहमद का चेयरमैन बनाया गया। रामलाल ने भी ओहदे कबूल कर लिए कि हमने जो वादा किया था। नतीजा उसका ये हुआ कि तहरीक कमज़ोर हो गई। तहरीक कमज़ोर हो गई। एक बड़ा जलसा उसका हम लोगों ने किया था दिल्ली के अंदर। जी जी। मौलाना आज़ाद की कब्र जहाँ है वहाँ पर किया था, जिसमें मुख्तलिफ जगहों से लोग आए थे। वो अच्छी खासी तादाद में उन्होंने शिरकत की थी। तो मलिकज़ादा साहब, वो तहरीक जब आपने शुरू की और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आपने दौरा भी किया, लोगों को जोड़ा, और ज़ाहिर उर्दू राब्ता कमेटी नाम ही है, और उसने वाकई उस ज़माने में एक सरगर्मी तो पैदा की और बहुत से लोगों को बेदार भी किया, मुतासिर भी किया। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक अरसा गुजर चुका है और वो तहरीक कहीं ना कहीं खामोश भी हो चुकी है, तो उसके जो मकासद थे, नताइज क्या हैं आज? देखिए, इसके मकासद बुनियादी तौर पर तो यही थे कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा, वो तो दे दी गई। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उस पर मुकदमा हो गया। जी जी। फिर वो सिलसिला तातुल में पड़ता रहा। फिर ये एक ज़बानी गुफ्तगू हो करके रह गई एक तरह से। तो चुनांचे उसके बाद तहरीक जो थी वो दिन ब दिन मुज़महिल होती गई। और वो कहा गया है ना कि तलवार से बचा तो लगे गुल से कट गया। बिल्कुल। तो हकीकत यह है कि हमको इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि अगर हम लोगों ने ओहदे कबूल ना किए होते तो शायद तहरीक और भी ज़्यादा ज़ोरदार हो गई होती। लेकिन ये कि ओहदे कबूल करने के बाद रफ्ता रफ्ता रामलाल का इंतकाल हो गया। जी जी। एक साहब ने पहले वादा कबूल कर लिया, फिर लोगों ने जवाब निकाल लिया कि साहब हमारा तो मुतालबा सिर्फ ये था कि दूसरी सरकारी ज़बान बना दी जाए। वो ज़बान बना दी गई कानून बना करके, लेकिन अमली इतलाक़ हुआ कि नहीं हुआ। नतीजा उसका ये निकला कि दिन ब दिन तहरीक जो थी वो मुज़महिल होती गई। आप ने आज़ादी की तहरीक में बराह रास्त हिस्सा लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ स्टेज भी आपने शेयर किया है, मैंने आपकी किताब में पढ़ी है। तो गांधी जी थे और मुल्क के दूसरे मौलाना आज़ाद थे, दूसरे बड़े कद्दावर जो लीडर थे वो उस ज़माने के मौजूद थे और तहरीक चल रही थी। आपने बराह रास्त हिस्सा लिया और आज़ादी का जो ख्वाब देखा था आप लोगों ने, बहुत मैंने महसूस किया आपकी किताब पढ़ते हुए कि बड़ा जोश आप लोगों के अंदर था। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ख़ासतौर पर गोरखपुर के अतराफ़ में आप जलसे मुनक़्क़िद करते थे और बहुत से वाक़यात जो मैंने पढ़े। तो जो ख्वाब देखा था आपने उस हिंदुस्तान का, आज उसकी ताबीर क्या? आपने आगे उसके भी पढ़ा होगा जी कि आज़ादी के सिलसिले में मैंने हिस्सा लिया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए आज़ादी के बाद कि जिससे तबीयत में थोड़ी सी कबीदगी पैदा हुई। जी। मसलन दारुल उलूम देवबंद की तलाशी। जी जी। मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी की अक्सरियत जो थी उलमा इकराम की थी,
और मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दीगर उलमा किराम वहाँ के सब जंग आज़ादी के मुजाहिदीन में शामिल थे। उसके पहले मौलाना महमूद हसन साहब माल्टा में असीर माल्टा हो रहे। तो एक ऐसे इदारे की कि जिससे इन लोगों का ताल्लुक़ रहा हो, और जब उस इदारे की तलाशी आज़ादी के बाद ली गई या बाद के दिनों में नतवा में भी कुछ हंगामे हुए, जी जी, तो उसकी वजह से तबीयत में एक तरह की कबीदगी पैदा हुई कि शायद अब वो सूरत हाल बाकी नहीं रही है जो आज़ादी के पहले थी और जो पंडित नेहरू चाहते थे, गांधी जी चाहते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनके रफ़ाकार चाहते थे, वो सूरत हाल पैदा नहीं होगी। तो ये सूरत थी कि जिसकी बना पर कुछ मैंने सियासत से अलाहिद की एक तरह से इख्तियार कर। बिल्कुल उसी ज़माने में मलिक ज़ादा साहब एक बड़ी तहरीक, उर्दू की बहुत बड़ी तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक जिसे हम कहते हैं, 1936 में उसकी पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई और उसके बाद फिर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उसकी कॉन्फ्रेंसें होती रहीं। आपने भिमड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, फिर मऊ की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो इतनी बड़ी तहरीक उर्दू में, इससे पहले ससैयद की तहरीक थी और आज उसके बाद भी तहरीकें चलती रही हैं, लेकिन जितने मुनज़्ज़म अंदाज में वो तहरीक परवान चढ़ी थी, आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कुछ उसकी कमी महसूस हो रही है। देखिए, असल में प्रेमचंद ने अपने खुतबे सलाहत में लखनऊ की कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि अदब सियासत के पीछे चलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी रोशनी है जिससे सियासत को फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये बात प्रेमचंद ने कही थी और ये तरक्की पसंदों की बुनियाद थी लखनऊ की कॉन्फ्रेंस। एक तरह से भिवंडी की कॉन्फ्रेंस बाद में हुई, उस वक्त मैं बीए का तालिब इल्म था और गोरखपुर में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की मैंने बुनियाद डाली थी। मजनू साहब मेरे उस्ताद थे, प्रोफेसर मजनू गोरखपुरी, वो भी तरक्की पसंद थे और सभी से उनके मरासिम थे, तो अच्छे अच्छे तरक्की पसंदों का आना जाना भी वहाँ था। तो मैं भिवंडी कॉन्फ्रेंस में उस वक्त गया जब मैं बीए का खुद तालिब इल्म था, तो वहाँ के मशाहिर से मुलाकात हुई, सभी लोग वहाँ थे, अली सरदार जाफरी नहीं थे। अच्छा अच्छा। मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो नासिक जेल से कहीं और जगह पर तब्दील किए जा रहे थे, बॉम्बे जेल से नासिक जेल भेजे जाते। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसी दिन जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर जा करके उस डब्बे में उनसे गुफ्तगू की जिसमें वो गाड़ी छूटने वाली थी, लेकिन उस वक्त की यादें अब उतनी ज़्यादा नहीं हैं, मगर सब के सब वहाँ पर मौजूद थे जितने तरक्की पसंद थे। अगर अंधेरी रात में जुगनू चमक जाए तो ये भी अपनी जगह पर तरक्की पसंदी है। बिल्कुल। और जहाँ जुगनू चमक रहा है वहाँ चिराग जल जाए, ये भी तरक्की पसंदी है। और जहाँ चिराग जल जाए वहाँ बिजली के लैंप आ जाए, ये भी तरक्की पसंदी है। तो तरक्की पसंदी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी मौजू पर या किसी मरकज़ पर जाकर के ख़त्म हो, बल्कि वक्त की रफ्तार के साथ साथ आगे बढ़ने का नाम मेरे नज़दीक तरक्की पसंदी था। लेकिन इसके बावजूद चिराग की भी अहमियत है और जुगनू की भी अहमियत है और बल्ब की भी अहमियत है। तो खैर, रोशनी का ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। आपने जिक्र किया मौलाना हुसैन अहमद मदनी का, जिस तरह उनका बड़ा किरदार मेरे नाना के छोटे भाई जी बशीरुद्दीन साहब थे। मेरे नाना की एक औलाद थी, वो मेरी वालदा थी, लेकिन बशीरुद्दीन साहब से 3 लड़कियां थीं और तीनों उलमा इकराम से ब्याही गई। जी जी। एक लड़की की शादी मौलाना अब्दुल शकूर साहब से लखनऊ में हुई जी, के ने मौलाना अब्दुल शकूर साहब से नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, उनके बेटे मौलाना अब्दुल मोमिन साहब। ये अब्दुल मोमिन साहब वो हैं जो नवल के उस प्रेस में थे, उनके लखनऊ का जो मशहूर प्रेस था, क्या नाम? नवल किशोर प्रेस में थे और इन्होंने मुकदमा लिखा है कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी पर भी लिखा है। तो एक की शादी तो वहाँ हो गई थी, एक की शादी मौलाना हुसैन अहमद साहब से हुई और एक की शादी मौलाना हमीदुद्दीन साहब से हुई जो नदवा में भी थे और उसके बाद मदरसा आलिया कलकत्ता में थे। तो उलमा इकराम, मेरी वालदा उनकी चचाजाद बहन थी। जी जी। इन तीनों की चचाजाद बहन मेरी वालदा थी। तो मलिक ज़ादा साहब, ज़ाती ज़िंदगी में आपने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को क्या पाया? साहब, ये लोग तो अजीब गरीब शख्सियात थी। मैंने कि दीन के साथ साथ इन्होंने एक फरीज़ा बना लिया था कि हमारा दीनी फरीज़ा ये है कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों की हुकूमत को उखाड़ दिया जाए। बिल्कुल। ये एक तरह से, और हालांकि मुसलमानों की अक्सरियत तो इन लोगों के ख़िलाफ़ हो चुकी थी। जी जी। मुस्लिम लीग के बैनर के नीचे जितने लोग थे सब इनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ
मौलाना हुसैन अहमद साहब, मौलाना महमूदुल हसन साहब के साथ माल्टा में भी असीर रहे। उसके बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में भी रहे, कराची के मुकदमे में भी उनका नाम आता है, वहाँ भी रहे। और ये सिलसिला तो दारुल रसन की मंजिलों को रक़्सा व गज़ल ख़ां तय करना, ये उलमाए किराम का काम रहा और उन्होंने हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी में बड़ा हिस्सा लिया। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि दारुल उलूम की तलाशी होने लगी, बाद में मालूम हुआ कि नदवा की तलाशी होने लगी। तो इससे एक तरह का इज़्तिराब और बेचैनी बिल्कुल उन लोगों के दिलों में पैदा हुआ, कम से कम, कि जिन्होंने इन लोगों की आंखें देखी थी, मौलाना आज़ाद की, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान की, मौलाना हुसैन अहमद साहब की, इन लोगों की आंखें, मौलाना अली मियाँ की, इन लोगों की आंखें देखी थी। तो एक तरह की बेचैनी पैदा हुई। बिल्कुल उसी ज़माने में जब आप गोरखपुर में ज़ेर तालीम थे, उर्दू तनक़ीद का एक बड़ा नुमाया नाम मजनू गोरखपुरी का हम जानते हैं। आप उनके शागिर्द रहे, उन्हें बहुत करीब से देखा, कुछ उनकी यादें हम चाहते हैं कि भाई मजनू साहब के बारे में तो लिखने वालों ने लिखा है शख्सियत के बारे में कि इस छटाक भर आदमी से, कि छटाक भर के आदमी से मैंने पहाड़ों को दबते देखा। और हकीकत यह है कि मजनू साहब बहुत ही नहीफ़ुज्जुस्सा, दुबले पतले आदमी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा स्टूडेंट लाइफ में कि बड़े बड़े लोग, मजनू साहब, उनकी ज़िंदगी गुजारने का भी तरीक़ा अजीब व गरीब था। बाज़ाब्ता तरीक़े पर कॉलेज जाना, क्लास कभी ना छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, सवाए छुट्टी अगर ले ली है तो वो बात दूसरी है, लेकिन जैसे आजकल हम लोग कर देते हैं कि वो जिम्मेदारी का एहसास जो अब नहीं है वो उनमें था। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसा भी था कि मजनू साहब की वजह से तरक्की पसंदों की आमद व रफ्त गोरखपुर में बहुत बढ़ गई थी। मैंने अपनी किताब में कहीं लिखा है, आपको याद होगा कि मैंने जोश मलिहाबादी को सुना ज़रूर है जी, लेकिन कभी उनके साथ मुशायरे में शरीक नहीं हुआ, इसलिए कि वो पाकिस्तान जा चुके थे। और उसके बाद जब आए तो किसी मुशायरे में मेरा उनका साथ नहीं हुआ। तो मजनू साहब की एक मरकज़ी शख्सियत थी। मजनू साहब का हाफ़ज़ा बहुत तेज़ था। लोग ये समझते हैं कि वो शायद उर्दू के उस्ताद रहे हों। उर्दू तो वो ज़िमनी तौर पर पढ़ाते ही थे हम लोगों को, लेकिन बुनियादी तौर पर वो अंग्रेज़ी अदबियात के उस्ताद थे और उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों पढ़ाई है और मुझे शरफ़ हासिल रहा। और बहुत ही मुख्तसर नहीफ़ुज्जुस्सा, बाद में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चूँकि रीडर की जगह नहीं थी और वो नहीं हो सके तो अलीगढ़ चले गए और अलीगढ़ से फिर पाकिस्तान कराची चले गए। पाकिस्तान में मैं जा कर के उनसे मिला और मुझे वो बहुत कई कमज़ोर हो चुके थे, नहीफ़ुज्जुस्सा थे, गोद में उठा करके बाहर ड्राइंग रूम में लाए गए। मैं था, हिमायत अली शायर थे और वो जो कराची यूनिवर्सिटी के इस वक्त वाइस चांसलर हैं पीरज़ादा कासिम थे, हम लोगों से मिले और उन्होंने गुफ्तगू की, माजी को याद किया और ये बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे उस वक्त। मलिक ज़ादा साहब, आपकी ज़िंदगी में मुशायरा बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करता है और आपका नाम आता है तो मुशायरों का भी ज़िक्र आता है। और मैंने भी आपको कुछ 10 बरस क़ब्ल एक मुशायरे में सुना था, उसके बाद फिर सिलसिला है मुशायरों का, टीवी पर भी मैंने आपको कंडक्ट करते हुए सुना, बराह रास्त भी सुना। तो मुशायरों का एक बड़ा गहरा और बड़ा वसी तजर्बा आपके पास मौजूद है कि जब तालिब इल्मी के ज़माने से ही आपको शेर व सुखन से जो दिलचस्पी पैदा हुई, अपने कॉलेज में आपने मुख्तलिफ़ जलसे और उसके बाद जब आप आज़मगढ़ आए और आज़मगढ़ में आप लेक्चरर हुए शिबली कॉलेज में, तो वहाँ भी आपने बड़े मुशायरे मुनक़्क़िद किए। और उस ज़माने का ये बड़ा इख्तिसास है कि ऐसे ऐसे शोरा मौजूद थे जिन्हें आज हम भुलाया तो हमने नहीं है, लेकिन उनकी यादें सिर्फ़ किताबें ही ताज़ा करती हैं, इसलिए कि उस ज़माने में टेलीविज़न का जो उसकी जो सहूलत है वो नहीं थी। तो किताबों के वसीले से हमने उनका कलाम भी पढ़ा है और उन्हें जाना भी है, लेकिन आपने उन्हें बराह रास्त देखा है, उनसे गुफ्तगू की है, उनके साथ नशिस्त बर्खास्त और इस तरह के बड़े वाक़यात आपके जहन में महफूज हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन उन वाक़यात का हिस्सा बने और उनमें शरीक हों और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। मैंने अपनी किताब खुद नविश्त में ये लिखा है कि सिवाय जोश मलिहाबादी के जी और तमाम शोराए कराम इस अरसे के जिसका जिक्र आपने किया जी जी, और जो मुशायरों में शिरकत करते हैं, कहीं ना कहीं उनका मेरा साथ ज़रूर रहा।
तो इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प शख्सियत जो थी वो फ़िराक साहब की थी जी। फ़िराक साहब से मेरी पहली मुलाकात तो मंजू साहब के यहाँ हुई। एक रजत पसंद पंडित थे, वो भी उस मजलिस में मौजूद थे जी। जो माजी परस्त थे। तो कुछ गुफ्तगू हो रही थी तो पंडित जी ने कहा कि साहब आज का हिंदुस्तान जो है ये आप लोग बड़ा जिक्र करते हैं तरक्कियों का, लेकिन मेरा घर खोदा जा रहा था तो उसमें से एक तार बरामद हुआ। तो मैंने माहिरीन को दिखलाया तो लोगों ने कहा कि साहब ये कम से कम 5000 साल पुराना तार है। माहिरीन ने, फ़िराक साहब मौजूद थे मंजू साहब के यहाँ। तो फ़िराक साहब, मैं उससे ये नतीजा निकालता हूँ कि माजी में भी 400-500 साल पहले हिंदुस्तान में बिजली का रवाज था। तो फ़िराक साहब अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराए और आंखें नचाई और उन्होंने कहा कि पंडित जी आप बड़े तकल्लुफ़ से काम ले रहे हैं। मेरा घर खुद खोदा जा रहा था, कुछ नहीं निकला उसमें से। तो मैं उससे नतीजा निकालता हूँ कि 10,000 साल पहले भी वायरलेस मौजूद था। तो इस तरह की जहानत जो थी वो फ़िराक साहब में कि फौरी तौर पर कोई ज़हीन बात कह देना, यह फ़िराक साहब की बहुत ही ख़ास बात थी। DCM दिल्ली क्लास मिल बज़्म शंकर उशाद के एक मुशायरे में जी। फ़िराक साहब जब मुशायरों में आते थे तो वो शायर तो डिस्टर्ब हो जाता था जो माइक पर होता था, इसलिए कि उनका मखसूस अंदाज, आंखें नचाने का तरीक़ा, ये तमाम सब चीज़ें लोग देखते थे। तो जब तक वो स्टेज पर बैठ नहीं जाते थे और कुछ ताख़ीर से जब आते थे तो वो शायर जो पढ़ा करता था वो ज़रा डिस्टर्ब होता था। तो एक मरतबा अनवर मिर्ज़ापुरी जी, अवामी मकबूलियत उन्हें हासिल थी जी। अदब में तो कोई नाम उनका नहीं है लेकिन अवामी मकबूलियत उनको हासिल थी। वो अपना कलाम पढ़ रहे थे कि फ़िराक साहब आए तो वो डिस्टर्ब हो गए, इसलिए कि अवाम की दादो तहसीन तो पा ही रहे थे। बिल्कुल। तो फ़िराक साहब ने मुझसे पूछा कौन साहब पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि अनवर मिर्ज़ापुरी साहब पढ़ रहे हैं। तो अनवर मिर्ज़ापुरी बोले लाउड स्पीकर के, फ़िराक साहब हर महीने में 2-1 मुशायरे आपके साथ पढ़ता हूँ और आप हमेशा यही पूछा करते हैं कौन साहब है। तो फ़िराक साहब ने मेरा लाउड स्पीकर ले लिया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिस्तान का मशहूर एक्टर जो हैमलेट का पार्ट ड्रामों में किया करता था लंदन की सड़क पर जा रहा था, सामने से एक साहब आ रहे थे, उन्होंने उसको आदाब किया। तो उसने कहा कि भाई, उसने जवाब दिया लेकिन उसने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उसने कहा कि साहब लीजिए, मैं इतने दिनों से आपके साथ हैमलेट में पार्ट कर रहा हूँ और आपने मुझे नहीं पहचाना। तो इस एक्टर ने जो हैमलेट बनता था इसने पूछा कौन सा पार्ट करते हो। तो उन्होंने कहा कि जब सुबह का सीन दिखाया जाता है तो मैं मुर्गे की बोली बोलता हूँ ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि सुबह हो गई। तो फ़िराक साहब ने कहा कि वो उस एक्टर का साथी था और ये मेरे साथी। फ़िराक साहब अजीब व गरीब आदमी थे, यानी उसका आप अंदाज़ा इससे भी कर सकते हैं। अजीब व गरीब बहुत वाक़यात मैंने लिखे हैं उसमें। जी जी। उनके बेपनाह वाक़या कि कभी कभी वो एक्सेप्ट भी कर लिया करते थे। नाजिश प्रतापगढ़ी नज़्म के मशहूर शायर थे, वो पढ़ रहे थे। उसमें एक जगह आया कि कलम ख़रीदने उठे हैं अहले दौलत भी, उनकी नज़्म कलम थी। तो फ़िराक साहब ने कहा कि भाई ये अहले दौलत कैसे कलम ख़रीदते हैं। तो नाजिश ने कोई नाम लिया, शायद ज्ञानपीठ का या किसी और का, कि उसका अवार्ड दे करके। वो अवार्ड फ़िराक को मिल चुका था। तो कह लगे भाई मौलवी बात तो अच्छी कह गया। ये भी था कि एक्सेप्ट भी कर लिया करते थे फ़िराक साहब और मानते भी थे, बहुत से लोगों की अहमियत को मानते थे, इसका तस्करा भी करते थे। लेकिन वो अगले लम्हे क्या कर जाएंगे इसका कोई अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बड़ी इल्मी शख्सियत थी। हाँ, बड़ी इल्मी शख्सियत। मैंने एक मरतबा मऊ कॉन्फ्रेंस में कहा उनसे कि फ़िराक साहब लोग आपको वहाँ सब जमा थे, डॉक्टर अलीम और सारे तरक्की पसंदों की कॉन्फ्रेंस थी, सब जमा थे। तो मुझे ले जाना था इनको तकरीर करने के लिए रक्शे पर बैठा करके। मैंने कहा फ़िराक साहब आपको सब लोग महज एक शायर समझते हैं, आज तकरीर आपकी होनी चाहिए, ऐसी गज़ल के ऊपर आपको बोलना है कि लोग ये समझें कि आप एक दानिश्वर भी। कहें अच्छा। तो मैंने उनसे गया साहब, तो आपसे अर्ज़ करता हूँ कि गज़ल के ऊपर मैंने पढ़ा भी है, बहुत से लोगों की तकरीरें सुनी हैं,
लेकिन उस दिन फ़राक ने जो रमूज़ निकात गज़ल के सिलसिले में ज़ाहिर किया और जो गुफ्तगू की, वो आज तक मेरे जहन में है। तो फ़राक साहब ऐसा नहीं है कि वो महज शायर थे, बल्कि मतलब यह है कि उर्दू अदब के एक माने हुए हमारे, बल्कि मोहम्मद हसन अस्करी ने तो लिखा है कि वो अपनी हैत के सबसे बड़े शायर और सबसे बड़े नक्काद थे। नक्काद भी तो जो गुफ्तगू करते थे उसमें नकद तो अपनी जगह पर मौजूद था। ये है, तनकीद नगार भी अच्छे थे और उनकी तनकीद जो है वो दूसरों की अमूमन तनकीद में जो लफ्ज़ियात चलती हैं वो फ़राक साहब के यहाँ नहीं थी, वो दूसरी तरह की लफ्ज़ियात को इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। मलिकज़ादा साहब, आपके मुशायरों का जो दौर है उसमें एक बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर मजाज लखनवी का है, और मजाज के जितने दिलचस्प लतीफ़े और वाक़यात मशहूर हैं शायद दूसरे किसी शायर। मजाज साहब को मैंने देखा भी, लेकिन मुझे जो याद पड़ रहा है कि मजाज साहब के साथ किसी मुशायरे में शरीक नहीं हुआ मैं। अच्छा। मगर एक मरतबा वो गोरखपुर तशरीफ़ ले आए थे मसूद अख्तर जमाल के साथ जी, और मेरी तालिब इल्मी का वो ज़माना था और शेर व शायरी से दिलचस्पी थी, इसलिए जब कोई शायर आता था तो उसके पीछे हम लोग लग लिया करते थे। और मजाज साहब के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी, बिल्कुल, उनकी रिंदी और सरमस्ती के बारे में भी सुन रखा था, उनकी जहानत के बारे में भी सुन रखा था। तो चुनांचे उस दिन हम लोग उर्दू बाज़ार से गुज़र रहे थे, हल्की हल्की बारिश थी, और मसूद अख्तर जमाल भी, कि जिनको शायद वो मुकाम मेरे नज़दीक वो नहीं मिल सका कि जिसके वो मुस्तहिक़ थे। मसूद अख्तर जमाल और मजाज उर्दू बाज़ार में एक शो केस में इतना बड़ा एक जूता रखा हुआ था। तो मसूद अख्तर जमाल ने पूछा कि मजाज ये एक क्यों है, इसका जोड़ा कहाँ है, दो होने चाहिए थे। तो मजाज ने कहा कि नहीं मालूम तुम्हें, एक अजल से अल्लाह के यहाँ भीग रहा है, जब यहाँ से चलोगे तब पता चलेगा, जब पड़ेगा तो अंदाज़ा होगा कि ये तो इबरत के लिए दुनिया में भेज दिया गया है। ये मुझे याद है। तो मलिकज़ादा साहब, मुशायरों का इतना तवील सफ़र आपने तय किया, आजकल आप अलालत के सबब मुशायरों में बहुत कम शरीक होते हैं, लेकिन वो ज़माना आपने देखा है जब मुशायरों का एक क्रेज़ हुआ करता था, और शायरों का इस्तक़बाल हमने तो सुना है कि मजाज और शकील बदायूनी और इस तरह के शायरों का जिस तरह अवाम इस्तक़बाल किया करते थे कि उनका एक बड़ा चार्म था लोगों के दरमियान, उनकी शोहरत, उनकी मकबूलियत। और मुशायरों के बाद आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि जिस तरह ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग आगे बढ़ते थे, तो आज मुशायरों का वो मंजरनामा अब ऐसा महसूस होता है कि बदल चुका है, और मेयार के एतबार से भी कुछ मजरू सा मालूम पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वक्त के साथ साथ मुशायरों का मंजरनामा बदला है, और मुशायरों ही का मंजरनामा नहीं बदला है, बल्कि हमारे घरों का मंजरनामा भी बदल गया है। तकरीबन हालात के असरात तो पड़े हैं, इल्म भी कुछ आगे बढ़ा है, ख़वातीन ने भी पढ़ना लिखना पहले के मुकाबले में ज़्यादा कर दिया है, तालीम याफ्ता है, तो मंजरनामा बदला है। मगर मुशायरों के सिलसिले में, मुशायरा असल में एक तहज़ीब का नाम भी है। बिल्कुल। वो तहज़ीबी रवैया जो मुशायरों का हुआ करता था या होना चाहिए था, वो तहज़ीबी रवैया दिन ब दिन ज़वाल पजीर है, या आप कहिए कि उसमें तब्दीली आ गई है, इसलिए कि जमहूरियत में हर चीज़ें तब्दील होती हैं, तमाम चीज़ें तब्दील होती हैं। तो पहले तो मुशायरे आदाब मजलिस का नमूना होते थे, हिफ्ज़ मरातीब का नमूना होते थे, बड़े शायर और छोटे शायर के दरमियान जो मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता होता था उसका भी नमूना होते थे, अच्छे कलाम के ऊपर दाद लोग दिया करते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता मुशायरा जो है ये जमहूरियत की हवाए खुशगवार और साइंस और टेक्नोलॉजी की इजादात, लाउड स्पीकर, टीवी, रेडियो, इसकी वजह से एक बेहंगम दरख्त की तरह से, ये मैंने कई बार लिखा है, बेहंगम दरख्त की तरह से बढ़ गया। इसकी प्रॉपरली ट्रिमिंग जो काट छांट करनी चाहिए थी, वो शायद हमारी जिम्मेदारी थी, हम लोगों की जिम्मेदारी थी, पढ़े लिखे तबके की जिम्मेदारी थी, दानिशवरों की जिम्मेदारी थी कि वो इसमें दिलचस्पी लेते और उसको सही रास्ते के ऊपर मोड़ते। लेकिन जमहूरियत में बेहंगम दरख्त की तरह से ये बढ़ गया, काट छांट इसकी नहीं की गई है। नतीजा ये हुआ है कि मुशायरा अब अवामी शोहरत तो अता कर देता है,
लेकिन हो सकता है कि एक शायर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो मगर शहर अदब के दरवाजे तक उसकी रसाई ना हो। बिल्कुल। तो मुशायरा सिर्फ शोहरत अता करता है, आदमी को मोतबर नहीं बनाता। तो मलिकज़ादा साहब, आज क्या सूरत हो सकती है कि एक बार फिर मुशायरा अपने अदबी मेयार और वक़ार तक पहुँचे? देखिए, मैंने जो मुशायरे इब्तिदा में सुने वो रातों में होते थे और फिर दिल में भी हुआ करते थे जी। लाउड स्पीकर का मेरे बचपन में रवाज नहीं था शायद जी। टेप रिकॉर्डर भी नहीं थे, वो तो बहुत दिनों के बाद आया। तो लोग सुनते थे और मुशायरे की जो तहजीबी रवायात थी उनसे वो वाकिफ़ थे। उर्दू का दौर दौरा था, अच्छे और ख़राब शेर में इम्तियाज़ पैदा करने का तरीक़ा जानते थे। बिल्कुल। तो उस वक्त जो दादो तहसीन होती थी वो किसी हद तक मोतबर हुआ करती थी। बिल्कुल। लेकिन आज जमहूरियत में मुशायरा, उसमें रक्शे वाला भी बैठा है जिस पर मैं सवार होकर के गया हूँ, उसमें हमारे घर का नौकर भी बैठा हुआ है और हम भी बैठे हुए हैं। और कुछ ये बात मुझे कहनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे तबके ने मुशायरों को, हमारे तबके से मतलब यह है कि दानिश्वरों ने, दानिश्वर नहीं बल्कि प्रोफेसरों ने कुछ इसे नज़रअंदाज भी कर दिया। ये सब अगर उसमें खराबियाँ थीं तो यह हमारी जिम्मेदारी थी उर्दू के प्रोफेसर की हैसियत से कि हम उन खराबियों को दूर करने के लिए अमली जिद्दोजहद करते। लेकिन हम ये कह करके अलग बैठ गए कि साहब मुशायरा तो बिल्कुल ख़राब हो गया और हमने उसमें जाना छोड़ दिया और अपने लिए हमने मज़ाकरे क्या एक और हवाला पैदा कर लिया, जबकि मज़ाकरे की कोई पुरानी रवायत उर्दू अदब में नहीं है। बल्कि मलिकज़ादा साहब, आजकल जो सेमिनार हो रहे हैं वो नस्र निगारों का मुशायरा, उसे आजकल जो सेमिनार मुशायरों की रवायत तो मसालमे की शक्ल में, मराख्ते की शक्ल में, सूफिया किराम की खानकाहों के सिलसिले में, किले मोहल्ला के सिलसिले में उर्दू की इब्तिदा से लेकर के दौरे हाजिर तक आ रही है। तो ये जब ज़वाल पजीर होगी ये रवायत, इसमें खराबियाँ पैदा होंगी, तो हमारी जिम्मेदारी थी। और सेमिनार को आपने देखा, अभी आपने खुद कहा कि यह आज़ादी के बाद की पैदावार है, बल्कि बहुत बाद की पैदावार है, मज़ाकरा जिसे हम कहते हैं। और इसमें जो कुछ हो रहा है उसे खातिर खा आपने भी तस्करा उसका कर दिया, मैं भी उसका तस्करा कर सकता हूँ कि एक अहद के शोरा पर आप कहिए तो वही जुमला जो मैंने किसी शायर के बारे में लिखा है उस अहद के दूसरे शायर के ऊपर भी तत्बीक करके उसे पढ़ भी सकता हूँ। और फिर लोगों की दिलचस्पियाँ, चूँकि उसमें कोई कशिश नहीं है, वो खाली दानिश्वरों का मामला है, इसलिए कोई ख़ास वो भी यानी जड़ नहीं पकड़ सका हमारे समाज के अंदर। एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत जिसे हम कैफ भोपाली के नाम से जानते हैं, जी। कैफ साहब का आपके साथ रहा है राब्ता और आपने उन्हें बड़े करीब से देखा है और पाकीज़ा में उनके लिखे हुए जो नगमे हैं उस ज़माने में बड़े मकबूल भी हो चुके थे, तो एक अवामी मकबूलियत उन्हें हासिल थी। आपने उन्हें ज़ाती तौर पर कैसा महसूस कैफ साहब को मुशायरों में तो मैंने पढ़वाया भी है। जी। मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी उनसे थे और एक मरतबा साहब वो आए और मेरे मेहमान हो गए। जाहिर है कि बालानोशी का शौक़ तो उन्हें था, हमारे यहाँ इसका कोई रवाज नहीं था, घर के अंदर या घर के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह रवाज नहीं था। लेकिन ये कि अब वो सिलसिला इतना बढ़ा कि मेरी वाइफ ने, ये बार बार जीने पर जाते थे, पहली मंजिल पर मेरा मकान था, तो मेरी वाइफ ने उनको इजाज़त दे दी। उनकी ख़ास बात ये थी कि मेरी लाइब्रेरी में किताबें हैं, तो जो अदक किताबें थीं और मुश्किल मौज़ूआत पर थीं उसका मुताला वो करते थे। ये मैं आपसे बिल्कुल अर्ज़ कर रहा हूँ, उसका मुताला वो करते थे। और 2-3 मरतबा उनके वापस जाने का मैंने एहतमाम किया, मगर स्टेशन से फिर वापस आ गए। एक दिन उन्होंने कहा कि साहब मलिकज़ादा साहब, मुझे अंग्रेज़ी शराब पिए हुए बहुत ज़माना गुजर गया। तो मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। इत्तेफाक से उसी वक्त मोहन मेकिन में एक साहब थे, उनका आया कि वो इस क्लब के, रोटरी क्लब के सदर चुन दिए गए हैं और उन्होंने होटल क्लास में दावत की। तो मैंने कैफ साहब से कहा कि भाई लीजिए, चलिए आज वहाँ पर ये एहतमाम होगा, इसलिए कि
शराब तो मोहन बेकिन के यहाँ बनती ही है। जी जी। चुनांचे साहब वो एक बड़ी जगमगाती हुई रात थी, मैं इनको लेकर के गया, नहाए धोए गए, 2 गज़लें सुनाई। 2 गज़लों के बाद उन्होंने साहिब मामला ने जिन्होंने दावत दी थी, उन्होंने कहा कि कैफ साहब वो 1 गज़ल और सुना दीजिए तो फिर खाना। तो कहने लगे कि मुझे भान समझ लिया है तुमने, 2 पैक शराब पिला दी और उसके बाद कहते हैं गज़ल, पहले जो 2 गज़लें कही हैं वो समझ लीजिए। वो शायद इस तरह की चीज़ों के आदी थे। उन्होंने कहा कि मलिक साहब ये तो आउट हो गए, इनका खाना कमरे के अंदर कर देते हैं हम। चुनांचे उन्होंने कमरे के अंदर कर दिया, वहाँ वो खाए। उसके बाद वो मेरी मोटरसाइकिल पर बैठे, जाड़े की ठंडी रात थी, मैं भी ओवरकोट पहने हुए था, वो भी कुछ ओढ़े ओढ़े थे, शाल वगैरह, पीछे बैठे और उन्होंने मुझे दबोच लिया। तो मैंने कहा कि कैफ साहब आप तो नशे में हैं, गिरिएगा तो आपका भी हाथ पैर टूटेगा और मेरा भी, तो ज़रा एहतियात से बैठिए। नाखुश हो गए कि आप मेहमान की इज्जत करना नहीं चाहते, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, उतर गए। मुझे भी कुछ गुस्सा आ गया था तो मैंने छोड़ दिया उनको कि उतर जाइए। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने ये सोचा कि ये तो इमरजेंसी का ज़माना है, मेहमान बहरहाल मेरे हैं, जी जी। कोई बात होगी तो बात बढ़ कर के मुझ तक आएगी। चुनांचे मैं दोबारा वापस गया तो जाड़ा इतना पड़ रहा था कि चौराहों के ऊपर कारपोरेशन ने अलाव लगवा दिए थे। तो वहाँ मैंने देखा कि चारों तरफ रक्शे वाले अलाव के अपने रक्शे लगाए हुए बैठे हैं और एक रक्शे पर कैफ साहब बैठे हुए उनको सुना रहे हैं, चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो। तो अजीब व गरीब, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि गरीबों से उनकी हम रक्शे पर बैठे हुए हैं मेरे सामने, इसने किसी अच्छे होटल में कभी चाय नहीं पी होगी, तो मलिक साहब ले चलते हैं। चुनांचे वहाँ भी ले गए। टीटी ने सलाम कर दिया। अरे बेचारा सलाम इसलिए कर रहा है कि ये रिश्वत के चक्कर में होता है, रुपए निकाल करके दे दिए। तो ये था कि गरीबों से हमदर्दी उनकी बहुत थी, रक्शे वालों से बहुत ज़्यादा थी। कपड़े वगैरह का कोई एहतमाम नहीं था। जिस शहर में जाते थे खद्दर का कुर्ता और पैजामा खरीद भी लिया जाता था और शायद 1 जोड़ा रहता रहा हो। तो ये सूरत थी। और क्या कर जाए अगले लम्हे। इसके बाद साहब एक ख़ास मुलाकात मेरी उनसे खुदा बख्श लाइब्रेरी में हुई और ये नशे में थे। एक बहुत ही मुहज़्ज़ब शख्सियत और बहुत ही सूरत से उनके नूर टपक रहा था, दाढ़ी। वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि कैफ साहब जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है कुछ पारों का, कौन साहब? तो मैं वाकई ये चाहता था कि इनको ना मिल पाया जाए, इसलिए कि कैफ साहब नशे में। लेकिन वो आए साहब, वो लिपट गए उनसे कि साहब आपने बड़ा कारनामा किया और उनका मुँह चूमने लगे। तो ये भी मैंने देखा है कि और अदक किताबें जो मेरी लाइब्रेरी में थी, ज़ाती लाइब्रेरी में, उनका वो मुताला करते थे। और अशार भी साहब उनके बड़े दिल पर चोट करने वाले हैं, इसलिए कि ज़बान उनकी बड़ी आसान थी। हो सकता है कि फ़िल्मों की वजह से हुई हो, हाँ। लेकिन हो सकता है कि फ़िल्मों में जो उनकी आसान ज़बान है वो उनकी इस ज़बान की वजह से हुई हो, लेकिन ज़बान बड़ी आसान थी। और अगले लम्हे क्या कर जाएंगे वो फिराक साहब, वो और फिराक साहब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। फिराक साहब की एक बात और सुनिए, गोरखपुर में ईश्वरी प्रसाद गौहर थे जी, अच्छे शायर थे, मजमूए कलाम सिल के गौहर छपा है। वो अपनी गज़ल ज़रा बड़े ज़ोर से हाथ पैर फेंक करके सुनाते थे। एक महफिल में हम लोग बैठे थे, फिराक भी थे और गौहर भी थे। गौहर साहब गज़ल सुना रहे थे तो उसका रदीफ मुर्गे सहर चुप था। तो जब गौहर साहब चुप कहते थे तो बहुत ज़ोर से पैर अपना ज़मीन पर मारते थे जी। और फिराक साहब, हम लोग दाद दे रहे थे, फिराक साहब देख रहे थे चुपचाप, तारीफ़ भी करते थे अच्छे। तो एक जगह आ गया मुर्गे सहर चुप, हम लोगों ने बड़ी तारीफ़ की और ज़ोर से पैर पटका। तो गोरखपुरी ज़बान में फिराक साहब ने कहा कि अबे गौहर निचवा देख ले, मुर्गवा मरकवा हुई है। वह उनकी पूरी गज़ल जो इस दुबले में थी सारी गज़ल उड़ करके रह गई। मलिक ज़ादा साहब, आज तो मंजरनामा बदल चुका है और बड़ी
तरक्कियाँ हो गई हैं कि आज एक जगह से दूसरी जगह जाने के इतने वसाइल हैं कि आज चंद घंटों में आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र तय कर लेते हैं। लेकिन इब्तदाई ज़माने में जब आप मुशायरों में शरीक हुआ करते थे तो बड़ी परेशानियाँ, सफ़र की परेशानियाँ हुआ नहीं, करती थी। मुशायरों में मैं तो इत्तेफाकन आ गया। मैंने एक मुशायरा किया था सन 53 में आदमगढ़ में जी, जिसमें मशाहिर में जिगर साहब थे, नूह साहब थे और फ़राक साहब थे। फ़राक साहब उभर रहे थे। जी जी, निज़ामत का कोई तस्वुर मेरे जहन में नहीं था उस वक्त, लेकिन चूंकि मैं उस मुशायरे का कन्वीनर था इसलिए मैंने शोरा को बुला लिया। दूसरी सुबह को शोरा के कलाम के साथ साथ लोगों ने मेरी तारीफ़ शुरू की कि मलिक रज़ा साहब आपके अंदाज़ पेशकश जो था वो भी बहुत अच्छा था। कमाल का था। हाँ, लोगों ने ये जी। कहा। उसके बाद मैं कुर्ब जवार के मुशायरों में बुलाया जाने लगा। कहीं का किराया, ये 53 की बात है, मैं शिबली कॉलेज में लेक्चरर हो चुका था अंग्रेज़ी का। 2 आने किराए थे, 3 आने किराए, तो फरिया में हो रहा है, सराय मीर में हो रहा है, बुलाया जाने लगा। तो किराए बहुत कम थे तो मैंने इब्तदा में किराया नहीं दिया। जी जी, फिर जब मुशायरों की ज़्यादती हुई तो वहाँ लोग बुलाया जाने वाले बहुत थे। तो वो जब आते थे, मैं उस ज़माने में सिगरेट बहुत पीता जी था जी, कि भाई जो एक टिन सिगरेट मुझे देगा मैं उसके मुशायरे में जाऊँगा। चुनांचे बहुत दिनों मैंने सिगरेट के ऊपर मुशायरे किए। बाद में सबसे पहले मुझे दरभंगा में, मैं जब यूपी से निकला पहली बार तो 100 रुपये मिले, तो उसकी बड़ी अहमियत थी उस ज़माने में। इसलिए कि डिग्री कॉलेज को मैं पढ़ा रहा था सन 53, 54 और 55 में, और 200 रुपये तनख्वाह थी महाना। लेकिन 200 रुपये की वैल्यू ये थी कि मेरे घर में खानसामा भी लगा हुआ था, मेहमान भी आते थे, और आज से बेहतर सूरत हाल में हम लोग वहाँ रह रहे थे। तो ये फिर उसके बाद मुशायरों का सिलसिला शुरू हो गया, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में गया। अच्छा, मलिक ज़ादा साहब एक बड़ी ऐसी शख्सियत जिसे हिंदुस्तान के फ़िल्मों से दिलचस्पी रखने वाले लोग याद करते हैं, शकील बदायूनी। शकील बदायूनी को आपने मुशायरों में कैसा महसूस किया? शकील बदायूनी को साहब, देखिए उस ज़माने में एक चीज़ आपको बताऊं कि ये कोट पतलून का रवाज तो था नहीं। जी जी, शेरवानी, टोपी बाकायदा। और आपने लिखा है कि टोपी और शेरवानी जिगर साहब के साथ मुशायरों से रुखसत हो गई। समझा ना आपने? शेरवानी, टोपी, डब्बा, हाथ में पान का डब्बा। शकील साहब से मेरी पहली मुलाकात जो हुई वो टोपी, बाल वाली टोपी, जी, ये रवाज था। गोरखपुर में इंडो पाक एक मुशायरा हुआ तो उसमें हंगामा हो गया। सलाम मछली शायरी ने कुछ हंगामा कर दिया जी। था, अब उसकी तफसील में जाने का तो पता मौका नहीं नहीं। हाँ, मौका नहीं है। हंगामा हो गया तो ये लोग बड़े, मतलब शेरवानी, टोपी, ये तमाम सब चीज़ें थी। और साहब मैं एक मरतबा बम्बई गया और इनसे मिला तो इन्होंने बड़े अखलाक के साथ मेरी दावत की, और ख़ास बात ये थी कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि मलिक रज़ा साहब आज तो मुझे खुदा ने इज्जत दी है मुंबई की फिल्मी ज़िंदगी की वजह से, लेकिन मैं उस दिन को नहीं भूला हूँ जब मैं टीन का बक्स रस्सी से बंधा हुआ लेकर के मुंबई आया था। तो तहजीबी रवैये जो इन लोगों के थे, कारोबारी क्या सूरत थी मैं तो उससे वाकिफ़ नहीं, जी जी, लेकिन ये कि तहजीबी रवैये जो थे वो अजीब व गरीब थे। मैं एक मुलाकात के लिए बम्बई में उनके घर गया, उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ख़त लिखा, अपनी खैरियत का लिखा, बीमारी का लिखा, ये तमाम सब चीज़ें रही। साहिर लुधियानवी की अगर कुछ यादें हों तो? साहिर लुधियानवी साहब से मुशायरों में तो मैंने उनकी वो मशहूर नज़्म एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, ये भी सुनी है तरक्की पसंदों के जलसे में, मुख्तलिफ मुशायरों में। मगर एक मरतबा वो लखनऊ भी तशरीफ़ ले आए और वहाँ कानपुर के मुशायरे में हो गए। कानपुर के मुशायरे में हुआ ये कि एक फ़िल्म की कोई खातून आई थी जी, वो किसी दूसरे का कलाम पढ़ रही थी। नादिर खयामी हमारे यहाँ के मदाहिया शायर थे, तो उन्होंने टोक दिया। तो साहिर को मैंने पढ़ा तो है बहुत, और उन पर जो नंबर निकले हैं मुख्तलिफ रसाइल के वो भी लिखा। लोग ये कहते हैं कि वो शायद रेल से सफ़र नहीं करते थे कुछ इस वक्त यार, जी बल्कि अमूमन कार से आते थे, ये सूरत थी। और जी, ज़्यादा मेरी मुलाकात नहीं रही, 2-3 मुलाकातें उनसे भी। लेकिन मुशायरों में, हाँ, मुशायरों में, बहुत कानपुर के मकबूल। मुशायरे में जी जी, मैंने सुना, बम्बई के मुशायरे में तरक्की पसंद मुशायरे। जी जी। मलिक ज़ादा साहब, कैफ भोपाली का जिक्र आया और एक नाम शकीला बानो भोपाली का भी है, जिसे आपने, जिन्हें सफ़ीर उर्दू भी लिखा तो है। साहब
बड़े एतबार से कह सकता हूँ कि मेरी निगाह से फिर कोई दूसरी इतनी ज़हीन औरत निगाहों के सामने से नहीं गुजरी। ये मैं कव्वाली के हवाले से, एक किताब भी उन पर किसी हैदराबादी ने लिखा है, कव्वाली शकीला अमीर खुसरो से लेकर के शकीला बानो तक, उनका मजमूए कलाम भी छाया हुआ है, उसमें मेरा मुकदमा एक गज़ल और के नाम से मजमूए कलाम भी छाया हुआ। शकीला बानो का कमाल ये था कि बहुत ज़हीन तब्बा, और वो अपने एक्शंस और अदाओं से और हरकत और सकनात से शेर का मफहूम उस शख्स को भी समझा सकती थी जो उर्दू नहीं जानता था। मैंने अक्सर उनकी कव्वालियाँ सुनी हैं, और ये कमाल मैंने एक मरतबा उनके घर की महफिल में मैंने उनसे कहा कि भाई बड़ा मसला हम लोगों के लिए है, बच्चों को समझाना होता है, मैं नहीं समझ सका, आप बताइए नाज गमज़ा अशवा अदा में क्या फ़र्क है। मैं इसको अल्फाज में नहीं समझा सकता, उर्दू शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है नाज गमज़ा अशवा अदा। तो उन्होंने फ़ौरन दुपट्टा सर पर रखा और साहब तख्त के ऊपर बैठ गई और अपने एक्शन से उन्होंने सबके फ़र्क समझा दिए। वो बहुत दिन सुना, उनका आखिरी दौर जो था वो बहुत तकलीफ़ में गुजरा। हालांकि उनके पास मकान तो बहुत बड़ा था खार में, शहर क़त्ल के नाम से, लेकिन ये कि आखिरी दौर उनका बहुत ख़राब गुजरा बीमारी में। फ़खरुद्दीन कमेटी ने उनका मजमूए कलाम शाया किया है। दो बहुत अहम शख्सियात तरक्की पसंद अदबी तहरीक के हवाले से भी और मजमूई तौर पर गुज़श्ता कुछ बरसों में उन पर काफ़ी बातें भी हुई, और अभी अभी सरदार जाफरी की सदी मनाई गई, उनका जश्न मनाया गया, और कैफ़ी साहब को हम बराबर याद करते रहते हैं। तो ये दो जो बड़ी अहम शख्सियतें हैं, कैफ़ी आज़मी और सरदार जाफरी, इनसे जो आपके ताल्लुकात रहे तो कुछ ऐसी यादें ज़रूर होंगी आपके ज़हन में। हवाला तो ताल्लुकात का तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस ही है अपनी जगह पर, और बहरहाल अच्छा या बुरा सही ज़हनी तौर पर मैं उसकी तरफ माइल भी था, उसकी कॉन्फ्रेंसों में भी शरीक हुआ। अली सरदार जाफरी आलिम थे, बड़े, उनके पास इल्म था। कैफी साहब भी रहे होंगे लेकिन उतने आलिम नहीं थे जितना कि जाफरी साहब थे। कैफी साहब का अखलाक बहुत अच्छा था। मैं कैफी साहब के घर पर भी गया हूँ, जानकी कुटीर में जो हूँ, उनका इंटरव्यू लेने के लिए टीवी वालों की तरफ से मैं उनके गांव मिचवा भी गया हूँ, और बड़ी मोहब्बत भी करते थे, ताल्लुकात भी थे। कैफी साहब ने समाजी काम बहुत किया, मतलब एक गाड़ी उन्होंने चलवा दी जी, अपने गांव को बहुत डेवलप कर दिया, वतन को वो नहीं भूले थे, और अपना वहाँ पर जितनी भी आसानियाँ, डाकखाना खुल गया, रेलगाड़ी चल गई, उसका नाम कैफियत भी है। तो ये सब काम भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किए। ये हमारे जाफरी साहब तो ये तो दानिश्वर थे भाई अपनी जगह पर, मेरा रोगा, और इब्तदा से थे। बलरामपुर की इनकी ज़िंदगी रही हो चाहे ये दानिश्वरी, बहरहाल तरक्की पसंदी में जो आमतौर पर मलिक सादा साहब ये कहा जाता है कि जिन लोगों का ताल्लुक़ तनक़ीद से होता है और नस्र से होता है वो मुशायरों में बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हो पाते, लेकिन जाफरी साहब को हम देखते हैं कि एक तरफ शायरी और दूसरी तरफ नस्र, दोनों तकरीबन पैरेलल उनके यहाँ चल रही है, हाँ, और फिर भी मुशायरों में बड़े मकबूल। हाँ वैसा तो है, जैसे आल अहमद सुरूर साहब थे जी, मजमूए कलाम भी आया है, और नस्र तो नसरी तो कारनामे उनके वक़ी हैं। बहुत से लोग हैं। कभी कभी ये भी होता है, एक बात आपको बताऊं, ये मेरी किताब पर अली सरदार जाफरी ने मुकदमा लिखा 3-4 पेज का जी, शहर सितम पर। तो उसमें उन्होंने मेरे बारे में शुरू ही इसी से किया है कि मलिकज़ादा साहब की नज़ामत की फुहार में लोग इतना ज़्यादा गर्क हो जाते हैं कि इनकी शायरी में क्या खुसूसियात हैं उसकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं जाती। ये लिखा है इसी से। तो जब कई हिस्सों में आदमी बढ़ जाता है तो जो सबसे ज़्यादा नुमाया पहलू होता है उसका, उसी पर लोगों की तवज्जो रह जाती है, कुछ ऐसा है। लेकिन अली सरदार जाफरी साहब की दानिश्वराना वो तो अपनी जगह पर उसे मानना पड़ेगा।
सब कायल हैं। तो मलिक ज़ादा साहब, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की और माजी के बहुत से ऐसे गोशे आपने रोशन कर दिए और उसमें हमारे नाज़रीन शरीक हुए हैं, लुत्फ़अंदोज़ हुए, उन वाक़यात की गहराई में आप उतरे। ऐसी बहुत सी शख्सियात अभी भी हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है और एक दफ्तर दरकार है, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी इतने दायरों में बटी हुई है और इतने वसी तजर्बे हैं पूरी दुनिया के मुशायरों में सफ़र के हवाले से, उन मुशायरों को देखने, समझने और बराह रास्त उनसे गुज़रने के हवाले से। तो इन सारी चीज़ों को मजमूई तौर पर आज उम्र के उस हिस्से में आप खड़े हैं कि पूरा माजी आपके सामने है, मुस्तकबिल के इशारे आपके सामने हैं, हाल का मंजरनामा आपके सामने है। आज अपनी पूरी मजमूई ज़िंदगी को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में मुशायरों के हवाले से या स्टूडेंट लाइफ में जिद्दोजहद आज़ादी में मैंने जो कुछ भी हिस्सा लिया, मुशायरों के हवाले से मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मदऊ किया गया, बार बार गया। खलीजी ममालिक, ईरान, कनाडा, अमेरिका, मुख्तलिफ शहरों में गया। एक एक सफ़र में 19 जगहों पर मुशायरे की। ये तमाम सब चीज़ें मजमूई तौर पर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारी शायरी जो है उर्दू जी, ये सिर्फ अब रवायत की असीर नहीं है, बिल्कुल, बल्कि इसके ऊपर नए रुझानात और नए एहसासात और ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है जी जी, इसके असरात भी मरतब हो रहे हैं। बिल्कुल। चूँकि वक्त हो चुका है, इसलिए अब अपने मेज़बान मोईद रशीदी को दीजिए इजाज़त। याद माज़ी है या कोई रोशनियों का सफ़र,